मम्मी अभी BSc थर्ड ईयर का क्लास है। BSc थर्ड ईयर की प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आयनाइज्ड रेज वीडियो में भी कंटिन्यू था पार्ट सेकंड। इसमें आपने कुछ इक्वेशंस डिराइव करी थी आयनाइज्ड गैस में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या इफेक्ट होता है आयनाइज्ड गैस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर ये भी आप पढ़ चुके थे कि जो मान होता है वो कंडक्टिविटी इमेजिनरी है, उसकी कुछ वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी सिग्मा की वैल्यू दैट इज IN0² अपॉन एन ओमेगा की वैल्यू को डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए कोई इक्वेशन सॉल्व की थी, वो इक्वेशन नंबर 2 मैक्सवेल इक्वेशन का कर्ल लिया था, कर्ल लेकर के इक्वेशन 2 डिराइव की थी। देन आप लोगों ने डेल क्रॉस H का कर्ल लेकर के इक्वेशन नंबर 3 डिराइव कर चुके हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो जनरल सॉल्यूशन डिफाइन किया था कि इक्वेशन 2 है 3 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन भी होगा। जनरल सॉल्यूशन के बेसिस पे आपने 7, 8 और 9 इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। 7, 8 और 9 के वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दी, 2 के अंदर डेल क्रॉस E की वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस के स्क्वायर माइनस C। चूँकि इस पूरी इक्वेशन में E फैक्टर फॉर्म है जो हम यहाँ पर निकालते हैं ऑपरेटर, चूँकि E की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू नहीं हो सकती, इसके रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो है उसको 0 के बराबर कंसीडर किया, 0 के बराबर किए तो के स्क्वायर की वैल्यू रखी, सारी वैल्यू इक्वल्स टू के इधर ले म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ओमेगा को जब मैंने कॉमन निकाला, इसको कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी, यहाँ पर आई सिग्मा, चूँकि मैंने एप्सिलॉन ओमेगा ज़्यादा कॉमन निकाला तो यह डिवाइड कर दिया। इसमें आपने सिग्मा की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं यहाँ पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, देन द वैल्यू इज माइनस n0 क्योंकि i into i माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा n0 स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पर जरा समझना कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू होती है 1/c², तो इस वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पर c² की वैल्यू पुट कर दी। n0 स्क्वायर में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था यानी कि इतनी जो वैल्यू थी इस वैल्यू को मैं ओमेगा p² से डिफाइन कर दी। ओमेगा p का मतलब होता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बराबर, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। c² को जब देखोगे तो k² c² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा p बाय ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी। बट वी नो दैट हमें जानते हैं कि वेव कांस्टेंट प्रोपगेशन कांस्टेंट k जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर होता है, और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी अप्लाइड बाय n की वैल्यू के जानते हैं कि n अपवर्ड नाम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहाँ पर n ओमेगा बाय c दोनों टर्म्स को मैंने स्क्वायर कर दिया k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, c स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर को अपॉन में दिया तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 11 और इक्वेशन 10 को जब हम कंपेयर करते हैं ये जो पार्ट है ये n स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है, जहाँ n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा p बाय n की वैल्यू कैलकुलेट होगी आयनाइज्ड वेव की। अब इसमें दो कंडीशन आती है, या तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी या तो फिर लो होगी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी दैट इज ओमेगा का मान जो ओमेगा पे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होता है तो जो प्रोपगेटेड वेव होती है वो कम नहीं होगी, उसका वेरिएशन बढ़ता जाएगा, वेरिएशन बढ़ता जाएगा तो n भी रियल होगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k की वैल्यू भी रियल होगी वास्तविक। लेकिन अगर लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो n का मान इमेजिनरी होगा, k का मान भी इमेजिनरी होगा, धीरे धीरे जो वेव्स होती है वो डंप की स्थिति में यानी कि स्लो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका आयनाइज्ड गैस के लिए प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो अच्छे से प्रोपोगेट करेगी, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो वेव बंद हो जाएगी यानी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी।